हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायो सेवर्ट के नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे बता दे रहे हैं कि बायो सेवर्ट का नियम किस लिए दिया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और इसका क्या पर्पज़ है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक शोध किया, अन्य प्रयोग किए और ढेर सारे प्रयोग करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई चालक होता है, चालक तार यानी कोई धारावाही चालक होता है। अब इसको एक बार समझते हैं, फिर एक बार फिगर बना लेते हैं, फिर बता रहे हैं। तो फिगर सपोज कर लीजिए चलिए अब समझते हैं। तो हम आपसे बता रहे थे कि बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में उन्होंने अनेक प्रयोग किए और प्रयोग के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब कोई धारावाही चालक होता है तो उस चालक के साथ एक चुंबक का काम करता है। आपने पढ़ा होगा कि जो कोई विद्युत होती है, विद्युत आवेश में किसका गुण होता है? विद्युत आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। आपको ये भी पता होगा कि जो चुंबक होता है उसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। इसका मतलब अगर जिस वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होगा वो क्या हो सकता है? वो चुंबक भी हो सकता है। तो विद्युत में भी चुंबक होता है। पहले तो चुंबक में चुंबक का गुण था क्योंकि वो आकर्षित करता था और प्रतिकर्षित करता था। यानी चुंबक का क्वालिटी क्या होता है? चुंबक की क्वालिटी होती है कि अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास और साउथ को साउथ के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ के पास लेके आते हैं तो आकर्षण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। हमने पढ़ा था कि विद्युत जो होता है, आपने कूलाम के नियम में पढ़ा कि विद्युत में क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेश को हम एक दूसरे के पास ले जाते हैं। अगर दोनों क्या हैं? समान है। समान का मतलब होता है एक ही राशि के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी दोनों में प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आकर्षण होगा, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो आकर्षण होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और आपको पता है आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं क्योंकि Q बराबर आई टी होता है। जो I बराबर Q बाई टी होता है, आपने पढ़ा होगा कि I बराबर Q बाई टी। यहाँ से विद्युत धारा की डिफिनीशन जो दी जाती है, इसका मतलब होता है कि कोई विद्युत धारा जो होती है वो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये समझे तो आवेश को ही विद्युत धारा बोलेंगे। और आवेश की क्वालिटी क्या होती है? अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा। इसका मतलब इसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, चुंबक में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने ढेर सारे प्रयोग किए और उन्होंने प्रयोग करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि जो कोई धारावाही चालक होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक तार है, जब उस तार के हम लोग पास में जाते हैं तो तार क्या करता है? हमको अपनी तरफ या तो आकर्षित करता है या तो धकेलता है। यानी जब कोई बिजली का तार है आपके पास, अचानक से आप उसको टच में आ जाते हैं। अगर ठीक ठाक टच में आते हैं तो चले जाते हैं, अगर थोड़े से भी टच में आते हैं और तो वो झटक देता है। कभी कभी आपको बाहर की तरफ ढकेलता है और कभी कभी किसी को पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं है। तो उसकी कंडीशन होती है कि कभी वो आकर्षित करता है, जब आप समान कंडीशन में होते हैं तो प्रतिकर्षित कर देता है, अगर आप विपरीत कंडीशन में होते हैं तो आकर्षित कर देता है। यानी अगर जब आपका फर्श से यानी जमीन से, तभी गांव में बोला जाता है कि जब आपका जमीन से टच होता है यानी उसको अर्थिंग मिल जाती है तो क्या करता है? वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। और जब आपको अर्थिंग नहीं मिल पाती तो क्या करता है? झटका देता है। यानी तब आप और उसका मेन यानी जो उसके पास चार्ज होता है वही आपके पास चार्ज होता है तो बाहर की तरफ धकेलता है। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी निगेटिव हुआ, उसका पॉजिटिव हुआ तो आपकी अपनी तरफ आकर्षित कर देगा। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने जब शोध किए तो उन्होंने बताया कि जो कोई धारावाही चालक है और उस चालक की एक अल्पांश इसको बोला जाता है
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्पांश। ठीक है, एक धारावाही चालक है। अल्पांश का मतलब एक छोटा सा भाग लिया। उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक है, इसमें क्या कर रही है, धारा फ्लो कर रही है। धारावाही चालक का मतलब जिसमें धारा बहती है उसको क्या बोलते हैं, धारावाही चालक बोलते हैं। तो ये एक धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक में एक वैद्युत धारा फ्लो कर रही है, कौन सी है, आई है। और उस धारावाही चालक के एक अल्पांश यानी छोटे से टुकड़े जिसको क्या बोला जाता है, डेल्टा एल बोला जाता है। ठीक है, तो इस छोटे मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं बस इसको समझा रहा हूं फिगर का, फिर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। और ये एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पे आने वाले हैं, ये तय है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में नहीं आता है तो लघु में आएगा, लघु में नहीं आता है तो अति लघु में आएगा। वैसे मान के चलिए कि लघु या दीर्घ का क्वेश्चन है, 100% है ये आएगा, 7 से 8 नंबर आपका लेके आता है। अगर इसमें नहीं आएगा तो कम से कम एक न्यूमेरिकल तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने सिद्ध किया कि एक धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक की एक अल्पांश लंबाई ले लिया डेल एल। इस अल्पांश लंबाई से आर दूरी पर कोई बिंदु थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और उस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र को उन्होंने प्रूफ किया है। मतलब इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। आपको पता है कि जब ये अल्पांश है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पांश होगा, यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, डेल्टा बी होगा। और उसी चीज को उन्होंने प्रूफ किया है कि वो कैसे होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा और किस तरह से होगा। ठीक है ना, एक बार हम फिर से इसको क्लियर कर रहे हैं कि अभी आप बोलेंगे कि सर ये डेल्टा बी क्यों हो गया। डेल्टा बी का मतलब एक, जब हमने लंबाई छोटा लिया है, आपने देखा होगा कि जैसे हम कभी किसी वायर के टच में आते हैं तो क्या होता है, अगर वायर की एक छोटी सी नुकीली सी तीली होती है और उसके पास हम जैसे जाते हैं तो वो क्या करता है, हमको मतलब एक झटका टाइप का लगता है, बहुत कम बिजली लगती है। लेकिन अगर वायर का एक मोटा सा टुकड़ा हो और ऐसा टुकड़ा हो जिसके पास हम जाएं और काफ़ी उसमें बिजली फ्लो करती है, जैसे आप जानते हैं ना पतला सा वायर होता है तो उसमें कम बिजली होती है, यानी उसका एरिया कम होगा तो बिजली की उसमें जो फ्लोइंग क्षमता होगी यानी उसकी जो कैपेसिटी होगी वो पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर उसका लेंथ अगर अब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें बिजली ज़्यादा फ्लो करती है। तो एक अल्पांश लंबाई है तो इसका चुंबकीय जो क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझिए जैसे बिजली के पास हम जाते हैं तो बिजली हमको अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, आकर्षित करती है और प्रतिकर्षित करती है, तो दोनों चीजें हैं, यानी आकर्षित भी करती है और प्रतिकर्षित भी करती है। तो वही जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्यों डेल्टा बी होगा, डेल्टा बी इसलिए होगा कि ये लंबाई इसकी क्या है, छोटी है। यानी अगर हम एक छोटे से टुकड़े के क्षेत्र में आते हैं तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र यानी हमको जो वो झटका देगा प्रतिकर्षित होगा, और जो वो हमको आकर्षित करेगा वो दोनों का लेवल एक छोटा सा होगा ना। यानी अगर हम बहुत पतले से वायर के किल के पास जाते हैं तो हमको एक चुभन टाइप की होती है, या तो अपनी तरफ वो खींचता है या तो अपनी से झटकता है, लेकिन बहुत हल्का सा झटकता है। तो वही इसीलिए क्या हो गया, डेल्टा बी। डेल्टा बी क्यों हुआ, क्योंकि अल्पांश लंबाई है। जब लंबाई का लेंथ हम बड़ा करेंगे तो डेल्टा बी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। अभी इसको समझते हैं। तो बायो तथा सेवर्ट ने एक जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने बताया, उनके अनुसार पहले समझते हैं क्या हुआ। देखिए सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया क्या, कि उन्होंने दिया कि जो इस चालक के द्वारा उत्पन्न यानी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होगा, यानी डेल्टा बी वो इसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा नंबर उन्होंने दिया, ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर उन्होंने दिया, अब इस देखिए दूसरा नंबर उन्होंने दिया क्या, कि इस चालक के द्वारा यानी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट उनका है कि इस चालक यानी इस चालक के अल्पांश लंबाई से आर दूरी पर जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P के रेखा बिंदु और चालक के अल्पांश के बीच बने
कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या कोज्या, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ज्या का मतलब साइन होता है, कोज्या का मतलब कॉस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल्टा बी जो होगा वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। और चौथा नियम उन्होंने दिया, चौथा नियम क्या है, चौथा नियम उन्होंने दिया कि इस चालक के अल्पांश लंबाई से पॉइंट P के बीच की दूरी जो होगी उस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो चौथा नंबर इसका हो जाएगा डेल्टा बी 1/r², ठीक है। जब हम यहाँ पे हम तीनों समीकरण को एक साथ मिलाएंगे चारों को, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में r²। जब हम यहां से थीटा का साइन हटाते हैं, यानी समानुपाती का साइन हटाते हैं, तो क्या हो जाता है, डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π, ठीक है, और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में r², ठीक है। जहां μ0 को क्या बोला जाता है, μ0 को बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता बोला जाता है। इस μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है μ0, ओनली μ0 की वैल्यू क्या होती है, देखिए μ0 की जो वैल्यू होती है, μ0 इक्वल टू होता है 4π10⁻⁷। इसका एक मात्रक होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आपको इसको समझा रहे हैं। देखिए अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में या 7 नंबर में, यानी दीर्घ उत्तरी में या लघु उत्तरी में पूछा जाता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम अपना फिगर बनाएंगे। ये फिगर आपका है, फिगर क्या है, चित्र को एक बार ध्यान से देखिए। ये फिगर है कि बायो तथा सेवर्ट का नियम। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में लिखा जाएगा कि बायो तथा सेवर्ट ने, ध्यान से सुनिए, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस समय बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी तरह से हो, आप लोग कोशिश करिए कि किसी भी कंटेंट को, हमारे लेक्चर में जो भी वीडियो बनाया जाएगा, इसका टारगेट बस यही है कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे हम कंटेंट बना के आपके पास भेजें, ठीक है। तो आप लोग अगर एक बार में देखने पर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार देखिए, 2-2.5 घंटे का गैप दीजिए, फिर से एक बार रिवाइज करिए। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कोशिश करिए उसको लिख के, यानी देखिए उसको, नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद जो चीज़, क्योंकि देखिए मैं सारी चीज़ तो लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ लिखेंगे तो वीडियो जो होगा बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोगों के लिए लेंदी होने की वजह से मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको 2-3 बार सुनिए, ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए आप देख नहीं पा रहे हो, आपके पास देखने का टाइम नहीं है, तो भी आप उसका ऑडियो सोर्स अपने वॉकफैन या जैसे भी ईयरफोन वगैरह से आप लोग यूज करते हो, ब्लूटूथ यूज करते हो, तो वैसे आप यूज करके उसको सुन लीजिए। सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं काम देगा। अगर 2-3 बार आपने रन किया, मैं गारंटी दे रहा हूं ये चीज आपको एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप एक बार वीडियो देखिए और दूसरी बार उसको एक बार 2 से 2.5 घंटे में दोहरा दीजिए, और हो सके तो हफ्ते में एक बार उसको किसी भी तरह से एक बार और पढ़ लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे कि बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में उन्होंने अनेक प्रयोग किए, और प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक, यानी किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी हो, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, उस मान के लिए उन्होंने बताया कि पहले आप कंटेंट में लिखेंगे, ये चीज तो मैं केवल मैथमेटिकल फॉर्मेशन लिखा हूं, इसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसको मैं अभी बोल रहा हूं। तो उसमें पहले पे आप लिखेंगे कि उस धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी
उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद आप ये चीज लिखिएगा। दूसरे पॉइंट पे आप लिखेंगे कि उस धारावाही, यानी दूसरा पॉइंट उनका क्या है कि धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि धारावाही देखिए पहले तीसरा जो मैं बोल रहा हूं वो उसके बाद ये लिखिए मैथमेटिकल फॉर्मेशन। मैं जो बोल रहा हूं वो आपको क्या लिखना है, उसकी थ्योरी लिखनी है। तीसरी पॉइंट है कि धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक से आर दूरी पर बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। और चौथा नंबर होता है कि धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है B, डेल्टा B, चालक में प्रवाहित चालक से आर के यानी जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब मैं इन सब का आपको इंटेंशन समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप लोगों को वीडियो किस तरह से लग रही है, अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने लोग वॉच कर रहे हो तो यार कमेंट भी कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले। तो सबसे पहले क्या होता है कि अब इन सब का हम मतलब आपको बता रहे हैं, इन सब का मतलब क्या है इसको देखिए। जैसे अब I अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या होता है, यानी अगर किसी चालक में देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब ही सेम होता है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कोई चालक है, अगर चालक में ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक का गुण होता है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से क्या होता है कि बोलते हैं ना ये हाई इंटेंशन की वायर है, यानी हाई, इसमें बहुत हाई वोल्टेज की वायर है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है। जैसे आप बोलते हैं ना 11,000 वोल्टेज की लाइन उसमें जा रही है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक जा रही है। आप उससे ज्यादा मोटे वायर में आप कम इलेक्ट्रिक डालिए तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन उससे पतले वायर में आप ज्यादा इलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसके टच में जैसे ही आएंगे वो आपको या तो बहुत तेजी से झटका देगा और या तो आप अगर निगेटिव फॉर्मेशन में है तो आपको अपनी तरफ चिपका लेगा। ठीक है। तो इससे प्रूफ क्या हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि कोई भी वायर है अगर उस वायर में ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। दूसरी पॉइंट होती है कि डेल्टा एल, यानी आप समझिए जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि सपोज करिए जो वायर होता है उसमें ढेर सारे लेयर होते हैं। ठीक है। ये देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये ढेर सारे इसमें क्या है, लेयर हैं। अगर इस लेयर की वैल्यू अगर इसमें सपोज करिए ये देखिए इसमें छोटे ही हैं, आपने कभी किसी वायर को निकोला होगा जब उसको उसकी जो बाहर का लेयर होता है उसको हटाए होंगे तो देखे होंगे उसमें छोटे रेसे टाइप के रहते हैं। अगर उसमें से 2 रेसा आपके टच में आता है तो आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा रेसे इफेक्ट आपके टच में आते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और इफेक्ट क्यों पड़ता है मैं आपसे बता रहा हूं। इफेक्ट इसलिए पड़ता है, आपने पढ़ा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या की जाती है। सपोज कर लीजिए ये एक वायर मैं निकाल ले रहा हूं और इस वायर का एक मैंने छोटा सा टुकड़ा, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनकी अवस्था को जब चेंज किया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या बता रहे हैं, तो जब इनकी अवस्था को चेंज किया जाता है तो ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने से बाहरी कक्षाओं में चले जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैद्युत चालन की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। तो जब इसके पास ये पतला वायर है तो इसके पास बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, लेकिन जब ये मोटा वायर हो जाएगा, इतना मोटा, तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब ज्यादा हो जाएगी तो इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब कहा गया है कि अगर वायर की लेंथ बड़ी होगी, यानी लेंथ बहुत बड़ा होगा, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा होगा। सपोज करिए जैसे ये इतना बड़ा ही वायर है, मान लीजिए, देखिए ध्यान से, जैसे ये इतना ही बड़ा वायर है तो इसका एक अपना ही एरिया होगा ना, इससे ज्यादा ये नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर ये वायर यहां से यहां तक हो जाए तो इसका एरिया इतना हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, यानी लेंथ पे। अब तीसरी चीज समझिए, ये जो थीटा होता है, आपको पता है कि थीटा का मतलब क्या होता है। ये थीटा जो होता है इस बिंदु से आर दूरी पर जो पॉइंट P है उस बिंदु रेखा और इस अल्पांश लंबाई के बीच बने कोण को दिखाता है।
अगर इस कोण की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू अगर जीरो होती है तो आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। यानी अगर जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा बी किसके बराबर हो जाएगा, ये अगर जीरो हो गया तो सपोज करिए ये अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मान भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। यानी इसके ये अगर कम होगा तो भी ये कम होगा, ये ज्यादा होगा ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरी पॉइंट आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो डेल्टा बी यानी अल्पांश के लिए है तो चुंबकीय क्षेत्र को डी से इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई मान के बनाया गया है तो इसलिए हम डेल्टा बी लिख रहे हैं। डेल्टा का मतलब एक छोटी सा टुकड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम आर की वैल्यू यहां से देखिए ध्यान से, अगर हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी अगर दूरी हम बढ़ाएंगे, सिंपल समझिए कि जैसे ये वायर है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, ये वायर हाई इंटेंशन की वायर है, ऊपर से जा रही है, हम नीचे से पैदल डोल रहे हैं, हमको कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। थोड़े से और ऊपर चले कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे उसके एरिया में आएंगे तो वो हमको अपनी तरफ खींच लेगा या झटकेगा। तो लेकिन हम उसके एरिया से बाहर हो गए तो यानी उसका इफेक्ट हमारी तरफ पड़ा नहीं, वो खींचता है झटकता है तो उसी को तो चुंबक बोलते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसका, वो खींचता है झटकता किस लिए, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, चुंबक की वजह से। तो अगर वो खींच झटक नहीं रहा है तो इसका मतलब उसके क्षेत्र से बाहर है। तो इसका मतलब होता है अगर हमारी दूरी और उसकी दूरी अगर बढ़ जाए तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसका मान क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको अब पहले चीज मैंने सब चीजें बता दी। सबसे पहले बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर आप ये लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बी डेल्टा बी का मान चालक के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी का मान चालक से आर दूरी पर बिंदु P और आर और चालक के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए इसको अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको कोशिश करिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, सेकेंड टाइम इसको आप कहीं भी रन करते रहिए, पैदल चलिए, खाते रहिए, पीते रहिए, किसी भी कंडीशन में आप रहिए, उसको एक बार सुनिए। हम इस चीज़ की 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपने 1 से 2 बार इस वीडियो को पूरा वॉच किया तो ये एग्ज़ाम तक आपको कभी नहीं भूलेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और आप चाहे जैसे रहोगे, किसी भी हालात में रहोगे, लिख के आओगे। ठीक है, तीसरी पॉइंट लिखेंगे। चौथी पॉइंट क्या है कि चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीनों चीजों को मिला के चारों को मैंने ये समीकरण आपसे बनाया और ये समीकरण बनने के बाद डेल्टा बी यानी जब समानुपाती का साइन हटा तो μ0/4 पाई आया, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। जहां μ0 को क्या बोला जाता है, μ0 को क्या बोलते हैं, μ0 को बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। और μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 माइनस 7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। और इसकी एक देखिए समझते हैं, ये चीजें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नोट कर लीजिएगा, 2 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। देखिए हमने अभी समीकरण पढ़ा कि डेल्टा बी जो है वो क्या है, μ0/4 है, μ0/4 आई डेल्टा एल साइन ऑफ थीटा
अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने एक मात्रक अभी आपको बताया, इसका मात्रक होता है क्या, न्यूटन। यहां पे लिखते हैं इसका मात्रक। कभी कभी 1 से 2 नंबर में आपको मात्रक पूछ देता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, इसकी वैल्यू मैंने लिखा था, म्यू जीरो की वैल्यू आपको बताया गया था 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखिए क्या होता है, म्यू जीरो को बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, म्यू जीरो को क्या बोला जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता। अब कभी कभी म्यू जीरो का बीमा आपसे पूछ लेता है, क्या पूछता है, बीमा। इसकी बीमा पूछती है, आपको पता है न्यूटन की बीमा क्या होती है, mlt के पावर -2। ठीक है, mlt के पावर -2 होती है। और एम्पियर की बीमा क्या होती है, एम्पियर आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, एम्पियर को ए से इंडिकेट करती हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और इससे आपको जो इसकी बीमा निकलेगी mlt के पावर -2 और ए के पावर -2, ये इसकी बीमा होगी। ठीक है, और इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक मात्रक और नोट कर लीजिए, वेबर। यहां पे नोट करिए, इसका एक और मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, एम्पियर और मीटर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये फिर ये। चलिए आगे समझते हैं। अभी आपने फार्मूला पढ़ा, अब देखिए मैंने अभी 2-3 चीज़ बताई है, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। पहली चीज़, अगर I की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर डेल्टा एल की I की वैल्यू बढ़ना मतलब वैद्युत धारा की वैल्यू बढ़ेगी। अगर धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा। अगर अल्पांश लंबाई की लेंथ, यानी उसकी लेंथ अगर हम बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक, यानी जितना बड़ा तैयार होगा उतना ही एरिया उसका, यानी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तीसरी चीज़ होती है थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी जो वहाँ से पॉइंट P और R के बीच का कोण है अगर 0 हो जाता है, 0 होने का मतलब उसी लाइन में, जिस लाइन में धारा प्रवाह कर रही है और उसी जगह हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट होती है, अगर ये इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 अंश का मान होता है 1 होता है। ठीक है, तो जब 90 अंश हो जाएगा तो 90 अंश की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अधिकतम, सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू किस कंडीशन में होती है, जब ये लंबवत होता है। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से नोट कर लीजिएगा, इसको एक बार समझ लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। और मैं आपसे बता दूं कि ये पॉइंट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, किसी भी कंडीशन में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, इसको आइए समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके लिए एक नियम बताया गया है। वो नियम क्या है कि दाएं हाथ की हथेली का, यानी दाएं, पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसको समझते हैं। देखिए ये नियम जनरली मैंने आपको डेल्टा बी यानी बायो सेवर्ट का नियम क्या था, मैंने उसके 4 नियम बताए। 4 नियम से प्रूफ करके ये फार्मूला बनाया गया। इस फार्मूले में म्यू जीरो को क्या कहते हैं, म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है और म्यू जीरो का मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बता दी। अब
अब दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है अति लघु में, आराम से 2 नंबर से 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को इसमें मत इन्वॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन जैसे आपको अगर बायो सेवर्ट का नियम पूछेगा तो बायो सेवर्ट का विधिवत आप निगमन करिएगा। मैंने केवल पॉइंट आपको बताया है, लेकिन जो डिफिनीशन मैंने अपनी जुबान से बोला है वो आपको लिखना है। इसलिए जब नोट डाउन करते रहिएगा तो उस समय आप उसको जो मैंने बोला है वही हिंदी में विधिवत उसको लिख दीजिएगा। उसको लिखेंगे तो वही चीज़ है और उसकी मीनिंग मैंने बता दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो, और जब आप इसका निगमन करते वक्त इस चीज को मत लिखिएगा, क्योंकि ये चीज अगर पूछता है तब बताइए, अगर नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं, इसमें मत बताइएगा। हाँ, अलग से क्वेश्चन इसके लिए आ सकता है, 100% आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए कोई एक नियम बताइए, आप कोई एक नियम बताइए, या किसी नियम का नाम दे देगा, उस नियम को बताइए, तो वो आपको लर्न करना होगा। तो चलिए हम समझते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक वायर है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ये I एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम कैसे समझते हैं इसको, समझिए ध्यान से। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली, ये दाएं हाथ है, इस दाएं हाथ को इस प्रकार, यानी इसके पूरे पंजे को हम, ये नियम है, इसको आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही यही चीज़ लिखना ही है। आप जैसे प्रैक्टिकल करते हो वैसे एक बार अपने हाथ दाएं हाथ ऐसे खोलिए और दाएं हाथ को देखिए कि दाएं हाथ के पूरे पंजे को आप फैला लीजिए। अब हम दूसरा चीज़ क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बस यही निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे और पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, यानी धारा किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हम किधर अंगूठा फैलाएंगे, अंगूठा हम ऊपर की तरफ कर दें। और दूसरा, जो फैली हुई अंगुलियां हैं इनकी दिशा जिस दिशा में, यानी जिस पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस दिशा में हो, तो जो पंजा, ये हमारा पंजा है, इसके लंबवत जो दिशा होगी, यानी इसके बाहर की तरफ, यानी इसके बाहर की तरफ क्या होगा, यही दिशा किसकी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी इस हथेली के लंबवत की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब सपोज करिए कि अगर आपके दिमाग में हो रहा सर हमको यहाँ पे निकालना है, तो यही चीज़ करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप देख रहे होंगे ये हाथ है हमारा, ठीक है, ये दाहिना हाथ है, इसमें हमने इस तरह से कर दिया। तो इस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कहाँ होगी, अंदर होगी, यानी इसके नीचे के अंदर की तरफ होगी, लंबवत होगी, लेकिन कहाँ होगी, अंदर की तरफ। एक बार इसके नियम को एक बार फिर से समझिए। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है, नियम नंबर 1 है कि यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की दिशा में हो और फैली हुई अंगुलियां जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस दिशा में हो, तो ये जो हथेली के लंबवत की दिशा होगी बाहर की तरफ, हथेली से बाहर की तरफ की जो दिशा होगी वही किसकी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से क्लियर कर रहे हैं, यानी दाएं हाथ के हथेली को हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तथा फैली हुई अंगुलियां जिस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत बाहर की तरफ की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, दूसरी पॉइंट आप जानते होंगे, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है। मैक्सवेल, मैं आपसे बता दूं, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, इसको समझते हैं। ये देखिए एग्जाम में बस इसको अगर जो नोट डाउन कर सकते हैं नोट डाउन करें, पहले एक बार नोट डाउन करिएगा, फिर उसको एक बार जैसे जैसे हो सके उसको बार बार सुनिएगा। मैं सभी से, जितने भी 12th के स्टूडेंट हमारी क्लास को देख रहे हैं, हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इस तरह से इग्नोर मत करिए। हो सके तो इसको 1 से 2 से 3 बार देखिए, आपका बेनिफिट 100% है, आपको इससे फ़ायदा होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस क्लास में एक भी कंटेंट ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है जो कि आपको एग्ज़ाम में न आने वाले हो। इसमें वही कंटेंट हम उठा रहे हैं जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो हम आपसे बता रहे थे कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है कि दाएं हाथ को कि हम क्या करते हैं, इस तरह से बंद करें। अगर कोई मुट्ठी हम अपने दाएं हाथ की बंद करते हैं तो, और उसमें क्या करना है, जो अंगूठा हो वो चालक की दिशा में हो। किस दिशा में हो,
चालक की दिशा में, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो ये जो बंद अंगुलियों की दिशा होगी यही किसकी दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसको एक बार फिर से समझते हैं, यानी अंगुलियां जिस दिशा में घूमी हैं वही दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। एक बार फिर से समझिए, ये कोई हम जब अपने अंगूठे को यानी ऐसे हम पास वाली अंगुलियों को ऐसे मोड़ते हैं, तो ये अगर चालक की दिशा में यानी हम किसी वायर को इस तरह से पकड़ें और क्या हो, धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है, यानी किसी हम चालक तार को इस तरह से अगर अपने हाथ में मुट्ठी में पकड़ते हैं, तो यदि चालक तार में बहने वाली धारा अंगूठे की दिशा में हो, अंगूठा उसी दिशा में हो जिस दिशा में चालक तार, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसे समझिए। इसको लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार को अपने मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले लास्ट का 5 मिनट हम आपसे इस चीज़ पे बात करेंगे कि जो पीछे मैंने पढ़ाया है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहला लेक्चर हमारा बना था कि कूलाम के नियम को लेकर। ये लेसन एक ऐसा लेसन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर तो कहीं नहीं गया है, आपका आना तय है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, इसको एक बार हम आपको रिवाइज कर रहे हैं, आप इसको बस सुनते रहिएगा, आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। कूलाम का नियम है कि जब यानी 2 स्थिर बिंदु आवेश हो, उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसका साइन हटता है यहां से, जब उसका साइन हटता है यानी F Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर आ जाता है, तो F की वैल्यू जब साइन हट जाता है तो A होता है और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अगर A को हम लिख सकते हैं वो इसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। आपको बताया गया, इसको निर्वात की विद्युतशीलता बोला जाता है और ये चीज होती है। सबसे बड़ी चीज हमको पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का हम अनुभव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। हम आपसे बता दें कि हमारा नेक्स्ट वीडियो, अभी किसी ने कमेंट किया था, कोई स्टूडेंट, उनकी डिमांड है कि सर एक कोई द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी अच्छी स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप एक डेरिवेशन कर दीजिए। तो अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसको एक्सप्लेन कर दे, और आप सबसे उम्मीद की जा रही है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को बार बार वॉच करिए, देखिए, जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि देखिए आपका कमेंट ही हमारे लिए सब कुछ होता है। ये चीज़ समझ में आता है वो आपका फीडबैक होता है। अगर आप देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप कमेंट करिए कि सर हमें इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, सर हमें ये टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तब होता क्या है कि हम जब आपका फीडबैक मिलता है तो हम उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट को इंक्रीज करते हैं। अगर कोई ऐसी पॉइंट होगी जिसको यहाँ पे क्लास में बताते वक्त हमको ज़रूरत पड़ती होगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इस क्लास से आपको जो भी चीज़ें होंगी सब मिलेंगी, जिस तरह से होगा, जो भी टर्म कंडीशन होंगे, हम आपके हर एक सपोर्ट की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तीसरी पॉइंट होती है कि जो भी बच्चे इस पे नए जुड़े हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी यहाँ पे अभी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी पहली बार देखा है मेरा चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। ठीक है, नमस्कार।